तो चलिए दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में कोई वैकेंसीज के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं और इसमें आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, शंका है, उसको दूर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डाउट्स को कैसे क्लियर किया जाए। तो तीन गो चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। पहला, झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, झारखंड मनरेगा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तीसरा, कि जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड की दौड़ नहीं हुए हैं, जैसे कि धनबाद हो गया, ठीक है, कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं, गिरिडीह हो गया, ठीक, गढ़वा हो गया, तो इनका क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो आपका एक्साइज कांस्टेबल है, ठीक है, इसका दौड़ होगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, दौड़ के लिए इन्होंने झारखंड पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये टेंडर का नोटिस मैंने निकाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब कोई प्रूफ ना हो तो बात करने में मज़ा नहीं आता है यार। ठीक है, हवाई किला बनाना झूठ मूठ का, मतलब जब कोई हाथ में ठोस सबूत हो तब बोलने में थोड़ा आवाज़ में दम आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, पढ़ लीजिए कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर 3 ईयर्स, ये 22-26 टू झारखंड पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 30 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टाम्प भी लगा है, पुलिस महानिदेशक। अब यहाँ पे अगर आप इसको पढ़िएगा अच्छे से तो पढ़ लीजिएगा, मेरे पास तो अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक करके पढ़ के सुनाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका नहीं है, ये टेंडर खोज रहे हैं। ठीक है, और रनिंग करवाने के लिए देखिए, मेल के लिए कितना किलोमीटर था, 10 किलोमीटर 60 मिनट, वहीं फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट्स। ठीक है, और बाकी सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है अच्छा से। मैं डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ कि देखिए, झारखंड में जॉब कर रहे हैं तो भाई टाइम तो लगेगा। टाइम लगे क्या, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारा सरकार अच्छा नहीं है, और जो क्रिटिसिज्म करना है तो पीछे क्यों हटेंगे भाई, गलत क्या है तो डेफिनेटली गलत बोलेंगे। ठीक है, तो झारखंड सरकार की नीति अच्छी नहीं है, और इसका नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, शार्प नहीं है कि ये फास्ट काम कर पाए। ठीक है, बोलते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, और करते कुछ और है। वो बोलते हैं कि देखो अब हम बंदूक निकालें, अब निकलेगा गोली, धाए ना यार, कोई बंदूक गोली यहाँ पे सही रूप से एक तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब मेरी क्या ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, ये तो बात अलग है। देखिए, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल है, ठीक है, तो ये आपका दौड़ का जा रहा है टेंडर। अब वो टेंडर मिलेगा नवंबर में, तो डेट दिया गया था दौड़ का, लेकिन मुझे लग रहा है नवंबर में मुमकिन अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि नवंबर आ गया है, टेंडर नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी जाए तो नवंबर के लास्ट तक दौड़ होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, नवंबर के लास्ट तक अगर दौड़ शुरू हुआ तो दिसंबर, मान लीजिए ना, दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा दौड़। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम दोस्तों, दौड़ के लगभग अगर फास्ट काम करा तो 2 महीना बाद आपका एग्ज़ाम डेट दे देगा। ठीक है, 1 से 2 महीना बाद अगर एग्ज़ाम डेट दे दिया, 1 से 2 महीना बाद, मतलब आपका फरवरी या जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। जनवरी में मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अभी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो मान लीजिए फरवरी में एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपका 2024 आ जाता है, तो 2024 में फिर इलेक्शन आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन। ठीक है, उस समय फिर भारत सरकार को चुनना होगा, एमपी वगैरह का, तो वहाँ पे फिर आपको कुछ डिले कर दिया जाएगा, मार्च अप्रैल, 2 महीना तो खूब। ठीक है, मार्च अप्रैल, हो सकता है मई भी चला जाए, मई नहीं जाएगा, लेकिन मार्च और अप्रैल, ये 2 महीना आपका वहाँ पे डिले होगा, मई भी जा सकता है। ठीक है, तो मई तक वहाँ पे आपका प्रोसेस नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, फिर आपका जून जुलाई अगस्त, जैसे अगर जून में हुआ तो ठीक, जून जुलाई में अगर हो गया तो ठीक, जून जुलाई अगस्त तक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर आपका फिर झारखंड सरकार का इलेक्शन आएगा। और झारखंड सरकार का इलेक्शन आया, बीच में 3 महीना मिलता है इनको, ठीक है, 2-3 महीना, उस बीच में अगर सिलेक्शन ये करवा पाएँ तो ठीक, नहीं तो फिर 2024 इलेक्शन शुरू होगा झारखंड सरकार का। ठीक है, एमएलए का, तो वहाँ पे फिर अगर शुरू हो गया तो फिर तो
आप लोग जानते ही हैं परिणाम क्या होगा। तो देखिए 2 गो इलेक्शन है बीच में 24 में, 24 में नियुक्ति होना लगभग लगभग मुश्किल काम है, ठीक है। नामुमकिन नहीं है ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुश्किल काम है। तो अब आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। बाकी बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा। चलिए ये तो हो गया। अ, अब आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल। मैंने अपना केवल मत जाहिर किया है एक दोस्त की तरह। ये मत सोच लीजिएगा कि यार मैं एकदम पूरा एक्सपर्ट आदमी हूँ, ये टैलेंटेड वो टैलेंटेड, खुफिया अंदर की जानकारी रखता हूँ। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो जानते हैं वो भी मैं जानता हूँ, बस थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है मेरे पास क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं झारखंड मनरेगा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए 23 को जिला में मनरेगा का फॉर्म आ चुका है। अभी एक जिला जमशेदपुर में अप्लाई हो रहा है और एक जिला अभी भी नहीं आया है, वो है पलामू, ठीक है। पलामू जो कि पलामू प्रमंडल में ही आता है, बाकी सब में आ गया है, ठीक। अब देखिए प्रत्येक जिला में प्रोसेस अलग अलग है। मैक्सिमम जिला इस बार यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म रिसीव किया है अपना, कुछ जिले ऑफलाइन भी फॉर्म अपना रिसीव किए हैं 23 में से, ठीक है। तो और प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस केवल धनबाद ही एक ज़िला ऐसा है, धनबाद, ठीक है, जहाँ पे बोला है क्या धनबाद और एक आपका क्या नाम है यार हजारीबाग, ठीक है। और ये दोनों आपका उत्तरी छोटा नागपुर में ही आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। धनबाद हजारीबाग, धनबाद में क्या बोला है कि हम जो सिलेक्शन करेंगे ना वो पूरी तरह से या तो एग्ज़ाम ही होगा जिसमें ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। गिरिडीह भी बोला है कि हम एग्ज़ाम के आधार पे सिलेक्शन लेंगे। बाकी सब में क्या बोला है कि हम पहले मेरिट के हिसाब से आदमी को उठाएंगे, ठीक है, कितने लोग सही रूप से फॉर्म भरे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा आपका मेरिट, मेरिट में क्या होगा जो लोग सही फॉर्म भरे हैं पहले उसको लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात सब के लिए सभी जिला जितना भी जिला है सब में तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन सभी जिला में एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। केवल धनबाद को और हजारीबाग को छोड़ के सभी जिला में केवल एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, एग्ज़ाम केवल पास करना होगा, ठीक है। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वह सिलेक्शन आपके नंबर के हिसाब से आएगा। जैसे रोजगार सेवक की हम लोग बात कर लेते हैं, तो रोजगार सेवक में जितने भी लोग 12वीं में ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है, या फिर ITI में ज़्यादा नंबर लाए हैं, 10th वाला नहीं जोड़ा जाएगा, 10th प्लस ITI है या फिर 12वीं, तो 12वीं में जो ज़्यादा नंबर लाए हैं या फिर ITI में जो ज़्यादा नंबर लाए हैं उनको लिया जाएगा। अब देखिए 12वीं की बात करें तो 12वीं मेरा ही मान लीजिए 77% है, ठीक है। 77% ला के मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गया था यार, क्योंकि मेरा आर्ट्स था, ठीक है। तो 12वीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिट कितना में बनेगा ये चीज़ भी थोड़ा सा जानेंगे। और ITI में तो यहाँ पे दोस्तों ITI वाले थोड़ा बाजी मार लेंगे क्योंकि ITI वाले 80-85% तक यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं, जबकि हम लोग 85% लाएंगे ना यार तो स्टेट टॉप कर जाएंगे। हम लोग हमारी की जो स्टेट टॉपर थी वह थी एक लड़की थी, क्या नाम था, मनाली गुप्ता, 88% लाई थी आर्ट्स में, स्टेट टॉपर थी। तो हम लोग तो उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग 12th वाले में उतना कम मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किन के हैं, तो एक है 12वीं पास, ठीक है, कैंडिडेट, और एक है ITI पास, रोजगार सेवक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस बनते हैं ना, अगर आपने यहाँ पे 75% प्लस लाया है 12वीं में तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं जनरल कोटा से। और 70% ही मान लीजिए, सिंपल मान लेते हैं कि 70 से 75% के बीच में लाए हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बनता है रोजगार सेवक में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होगा। 70 से 75% के बीच में अगर आपने 12वीं में मार्क्स लाए हैं, जो कि बहुत कम लोगों का होता है, बहुत ही कम, ठीक है। मे भी हो सकता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी का ना हो। तो अगर आपका 70% है तो आप 75% है तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाइएगा, ठीक है, रोजगार सेवक में। ये हो गया। अगर आपने ITI किया है और ITI में 85% मार्क्स तक स्कोर कर लिए हैं तो भी आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। यहाँ पे ITI में हम बात करना चाहेंगे कि 75 to 85 के बीच में मार्क्स लाए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो। तो अगर आपने 75 to 85% के बीच में ITI में मार्क्स लाए हैं तो आप सिलेक्शन ले जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। वहीं BPO की बात करें तो BPO का रैंक तो हाई जाएगा, BPO ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों BPO में अगर आपने ग्रेजुएशन में, ये ग्रेजुएशन ही लिया जाएगा, ग्रेजुएशन में 75% प्लस मार्क्स लाए हैं, ठीक है, 75% प्लस,
तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बनता है। अगर मेरी खुद की बात की जाए तो मैंने खुद ग्रेजुएशन में मेरा मात्र 70% आया, 70.70% है, ठीक है। तो सिलेक्शन के चांसेस मैं तो ऐसे नहीं लूँगा, फिर भी अगर मैं भी अप्लाई करूँगा तो मेरे भी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो जो लोग बीपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उनका 70 to 75% लाए हैं, तो आपको सिलेक्शन का चांसेस बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो दोस्तों इतना इससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि टेंथ तो नहीं है कि आपका 90% पहुँचा दीजिएगा या फिर 85% पहुँचा दीजिएगा। टेंथ ईजी होता है, ट्वेल्थ में वहीं पे आपको 85% मार्क्स बोलेगा ना तो एकदम धुआं धुआं निकल जाता है हम सभी का ना। हम लोग पढ़ के देखें यार, दिन रात पढ़ के देखें, फिर भी इतना पास नहीं पहुँचा मार्क्स नहीं। चलिए, कुछ होते हैं जो पहुँचा देते हैं। तो ये तो हो गया बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं मनरेगा के तहत एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और जेई और अकाउंटेंट और जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो लोग जेई वगैरह है तो उनका तो बात ही जुदा है, उन लोग के बारे में मैं थोड़ा कम ही नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि बीटेक है, फिर आपका डिप्लोमा है। तो मान लीजिए ना वही आपका 85% प्लस है, 80% प्लस, 85% प्लस, क्योंकि उधर मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलता है आपको कॉलेज में, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, आईआईटीज वगैरह, या फिर आप जहाँ से भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो 80% प्लस रखते हैं तब आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के बारे में पहले, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो अकाउंटेंट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने मिनिमम मान लीजिए ना कि मिनिमम 60 to 70% भी लाए हैं ना स्कोर, और अगर अपने टाइपिंग वगैरह में पास कर जाते हैं, ठीक है, टाइपिंग वगैरह में पास कर जाते हैं, वही कंप्यूटर के भी हम बात कर लें, कंप्यूटर तो 60 to 70% अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, और टाइपिंग में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये है इनका प्रोसेस। बीसीए वगैरह में चाहे जो भी आप किए हैं, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, और इनका बीकॉम में अगर 60 to 70% के बीच में मार्क्स है आपका, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले जाइएगा, ठीक है। ये है। और बाकी और किस में बन जाता है, तो आपका सब में हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ज़िलों में रोज होमगार्ड का दौर नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे गिरिडीह, ठीक है, मैं अगर किसी ज़िला का नाम भूल जाऊँ तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि उसको भी मैं ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, ठीक है। गिरिडीह, धनबाद कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक। कुछ लोग बोल रहे हैं गढ़वा, तो गढ़वा में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा होमगार्ड का दौर नहीं हुआ है। तो देखिए, ये जो है पूरी तरह से ये काम किसका है दोस्तों, यह काम आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, यह काम आपका डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट का है, यानी कि ज़िला के सरकार का है। और ज़िला का सरकार पूरी तरह से दोस्तों आपके डीसी के हाथ में होता है, ठीक है। डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, उपायुक्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब ऐसा तो हो सकता है कि आप में से 5-6 आदमी मिलकर चले जाएं, कितना, 5-6 आदमी मिलकर चले जाएं और पूछ के आए डीसी ऑफिस से कि सर हम लोग का होमगार्ड का दौर था, ये कैसे प्रोसेस होगा आगे। तो आपको जाके पूछना होगा, पहला प्रोसेस ये है, ठीक है। डीसी एक आदमी जाइएगा, एक आदमी 2 आदमी तो मिलने नहीं देगा, 3 आदमी 4 आदमी नहीं, कम से कम 4 या मोर देन 4, ठीक है। मिनिमम 4 एंड मोर देन 4 पर्सन जाइएगा, तभी आपको वहाँ पे मिलने दिया जाएगा। फिर मिल के अपना वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा प्रोसेस क्या है, ये तो मुझे कम ही संभावना लग रहा है पूछने वाला। रिटेन दीजिए, उसका बाप भी जवाब देगा। रिटेन मतलब आरटीआई लिखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हमारे देश में 2005 में एक कानून आया था आरटीआई का, ठीक है। इसके तहत आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरी केस है तो 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और अगर सिंपल केस है तो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगा। तो क्या होगा, आरटीआई लिखिए। आरटीआई लिखिए कि सर ये विज्ञापन संख्या है, यह आपका होमगार्ड के पद के लिए बहाली की गई थी, इसका प्रोसेस क्यों रोका गया है ये चीज़ हमें बताइए। आरटीआई में लिखना होगा और आपको इन्वेलप में करके बाय पोस्ट करना होगा डीसी ऑफिस। तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, 100% आपको आंसर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया आरटीआई, ये एकदम काम करेगा, ठीक है। तो फिर वो आपको बताएंगे कि इस कारण से रुका हुआ है, या फिर हम नेक्स्ट इस डेट से हम लोग इसका प्रोसेस आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये होमगार्ड के लिए मैं बता रहा हूँ। आरटीआई दोस्तों, ये अगर आपने चलाना सीख गया ना आरटीआई, तो समझ बता रहे हैं आप दुनिया हिलाने नहीं, भारत को हिलाने के काबिल रखेंगे, ठीक है, पावर रखिएगा। अगर आपने सही रूप से इसका यूज करना सीख गया है तो
RTI का, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सही समय में जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ खर्चा होता है मात्र 10-12 रुपया। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा डिटेल में जानने के लिए। मैं शॉर्टली आपको यहाँ पे बता दिया। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, 15 मिनट की, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो ये मैंने बता दिया। यहाँ से देखिए, मनरेगा के तहत सबसे पहले आपका निकाला जाता है लिस्ट, ठीक है, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। दूसरी बात, आपका जितने भी लोग अच्छे से अप्लाई करते हैं उन सबको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। किसी किसी ज़िला में, सब जिला का अलग अलग प्रोसेस है यार, क्या बताऊँ इसमें, सब जिला अलग। कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाता है, जैसे रांची जिला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया। दूसरे ज़िले में क्या हुआ कि उन लोग लिस्ट निकालता है और जिसका जिसका फॉर्म सबमिट नहीं होता है अच्छे से, उनको एक बार मौका दिया जाता है और बुलाता है, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है सब जिला में, लेकिन जो मैंने बताया कटअप वो सेम रहता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम +.ni से लिखना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया जितना भी मेरे पास नॉलेज था यार, ठीक है। एंड आपका डाउट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर तो हो गया होगा। डेफिनेटली 20% डाउट अभी भी होगा, और डाउट रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डाउट रहेगा ना, तभी आप नॉलेज को गेन कर पाइएगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे। चलिए, जो भी है, और ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे मेरा हो या नहीं हो, जो भी होगा टेंशन मत नहीं लेना है यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये झारखंड पुलिस वाला का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने ओर से बोलना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए स्पेशली, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का भी तैयारी कीजिए, लेकिन इसको 2 घंटा टाइम दीजिए दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, ये 3 चीज़ फोकस कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट का खाली झारखंड जी के पढ़िए, ठीक है। और क्या पढ़ना होता है इसमें, झारखंड जी के, और एक आपका रीजनल लैंग्वेज जो खोरठा या फिर आपका पंच परगनिया या फिर उर्दू, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, बांग्ला, नागपुरी, कुरमाली, यही सब में रखते होंगे, ठीक है। तो कोई एक, इसको मात्र 2 ही घंटा टाइम दीजिए, बाकी इधर 4 घंटा टाइम दे दीजिए आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। 6 घंटा बस, इससे ज़्यादा और पढ़ना ही नहीं है। 6 घंटा से ज़्यादा 1 घंटा अगर टाइम मिले तो सेट मार लीजिए, ऑनलाइन सेट चाहे ऑफलाइन सेट। 7 घंटा, 7 घंटा अगर आप दोस्तों पढ़ लेते हैं, इससे ज़्यादा एक भी घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ना है यार, ठीक है। बस काफ़ी हो गया 7 घंटा। बाकी आपका साइंस वगैरह मजबूत है तो, साइंस मजबूत नहीं है तो फिर क्या बताऊँ। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। साइंस है, कंप्यूटर है, तो झारखंड में तो वैसे ही बहुत ढीला है सरकार। 2015 से समझ रहे हैं, CGL जो है ये 2015 की वैकेंसी है। अब अनुमान लगा के देखिए यार, 8 साल हो चुका, अब 9 साल, 10 साल में एक वैकेंसी क्लियर करेगी। 2025 में अगर सिलेक्शन देगी सरकार तो हो गया ना, 10 साल में एगो, क्या आदमी बूढ़ा नहीं हो जाएगा बताइए। कोई आदमी जो 22-23 साल में प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, मतलब 20 साल मानते हैं यार, 22-23 बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 30 साल में नौकरी लेगा तो क्या आपको लगता है कि बूढ़ा नहीं हो गया? आधा उम्र तो इसका ऐसे ही ख़त्म हो गया। इसलिए झारखंड में बहुत ख़राब स्थिति है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। फिर भी मेरा झारखंड महान। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा झारखंड महान। किसने बोला है? नाना पाटेकर। बाय बाय।